So the chapter is enzymes. Enzymes के बारे में याद रखिए. The first ever the scientist who used the terminology enzyme is the Friedrich Wilhelm Koch. Friedrich Wilhelm Koch वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली मर्तबा एंजाइम्स की जो टर्मिनोलॉजी है ये इस्तेमाल की. तो सबसे पहले अगर कहा जाए एंजाइम्स की टर्मिनोलॉजी देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं विल्हेल्म कोह ने, और आपने जो ये पहली मर्तबा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की वो था ईयर 1978. एंजाइम्स होते क्या हैं, एंजाइम्स कहते किसे हैं? तो फर्स्ट वी नीड टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स. सो एंजाइम्स आर व्हाट अबाउट? एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट. एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं. बायोकैटलिस्ट के बारे में अगर मैं तुम्हें गाइड करूं कि बायोकैटलिस्ट कहते किसे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि वो कैटलिस्ट जो कि हमारी बॉडीज में मौजूद हैं, एंड दीज catalysts are present inside our bodies and they are responsible to carry out the mechanism of chemical reactions. इसी बुनियाद पे कैटलिस्ट की दो टाइप्स होती हैं. एक कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को इन्हांस करते हैं, या हम उन्हें कहते हैं कि ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है. इसी तरह से दूसरी टाइप होती है उस कैटलिस्ट की जो कि कहलाते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू स्पीड डाउन एनी केमिकल रिएक्शन. तो स्पीड अप की अगर हम बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और अगर मैं कहूँगा स्पीड डाउन तो इसका मतलब है कि कैटलिस्ट इज द नेगेटिव कैटलिस्ट. They can speed up the particular reaction by lowering the energy of activation. किसी energy of activation को समझने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि energy of activation basically है क्या. तो energy of activation को मैं इस तरह से define कर सकता हूँ: the amount of energy which is required to start any biochemical reaction. वो energy जो किसी chemical reaction को start करते वक्त लगाई जाए वो energy of activation कहलाती है. अगर हम इसे ग्राफ पर देखें तो ग्राफ पर मिसाल के तौर पे किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट हो रहा है, तो दिस 0 पॉइंट यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है दैट इज 0. कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होगी ताकि ये ग्राफ स्टार्ट होने के बाद इसका कर्व जो है वो हमें नजर आएगा, एंड दैट स्टार्टिंग पॉइंट, इस जगह पे जो एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए थी, इस एनर्जी को मैं नाम देता हूँ कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है. I repeat, energy of activation can be defined as the amount of energy which is required to start any biochemical reaction. किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए बेटे, आप उसे नाम देते हैं कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है. तो एंजाइम्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? एंजाइम्स किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके. इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, तमाम एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है, एक्सेप्ट अ फ्यू वन लाइक द एंजाइम विच इज नेम्ड एज द राइबोजाइम्स हैविंग आरएनए और डीएनए स्ट्रक्चर के बने होते हैं. लेकिन ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो हमें प्रोटीन के बने हुए नजर आते हैं. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, इसी तरह से प्रोटीएज एंजाइम है, इसी तरह से लाइपेज एंजाइम है, और दूसरे एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं. All of these enzymes are made up of, almost all of these enzymes are made up of protein, but exception of few cases like the ribosomes. प्रोटीन में भी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर या सेल के बाहर दोनों तरफ हो सकती है. एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर. एंजाइम्स अपने काम करने के हवाले से जो है वो स्पेसिफिक होता है. स्पेसिफिक से मुराद ये है कि जो भी एंजाइम होगा उसका एक खास फंक्शन, एक खास स्ट्रक्चर होगा जिसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा. लेट्स सपोज हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं, आपने जो भी खाना खाया है, दैट फूड कंटेन्स 4 बायोमोलिक्यूल्स. मेनली द फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 इज द प्रोटीन्स, नंबर 3 आप जो है जो खाना खा रहे हैं उसमें फैट्स या लिपिड्स हो सकते हैं, और नंबर 4 उसमें मिनरल्स जो है वो शामिल होंगे. तो आपने जो खाना खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें फैट्स है, और उसमें मिनरल्स जो है वो मौजूद हैं. अब इस बात को इस तरह से समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम है, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज. उस एंजाइम का नाम जो है वो अमाइलेज है. प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास बॉडी के अंदर जो एंजाइम है, हमने उसका नाम दिया है कि वो प्रोटीएज एंजाइम है.
और फैट्स या लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम हमारी बॉडी में मौजूद है, दैट एंजाइम इज द लाइपेज एंजाइम, वो एंजाइम लाइपेज है। अब मैं आपको मिसाल देके इस तरह से समझाता हूं कि नंबर 1 इसे याद रखिएगा, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 इज द प्रोटीन्स, नंबर 3 इज द फैट्स और लिपिड्स। मैं बात कर रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि नंबर 1, सपोज करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। नंबर 2, मैं सपोज कर लेता हूं कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। एंड नंबर 3, मैं सपोज करता हूं कि जो फैट्स या लिपिड्स हम इस्तेमाल करते हैं डाइट में, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये जो सब्सटेंसेस हैं यानी कि जिसको डाइजेस्ट होना है, कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे फैट्स हो या लिपिड्स हो, दे आर पार्टिकुलरली कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट, उसे हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक एंजाइम है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, दूसरा एंजाइम है, उसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से कुछ बनता है, और तीसरा एंजाइम है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बना है। These are 3 different types of enzymes. अब होगा क्या कि ये जो एंजाइम है, दिस वन एंजाइम, ये कहां पर जाके अटैक करेगा? ये अटैक करेगा, मैं आपको कहता हूं कि यहां पर अटैक करे तो ये पॉसिबल है कि ये इस जगह पर आकर अपने आप को फिक्स कर सके। ये यहां पर फिक्स नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि ये एंजाइम आए और यहां पर फिक्स हो जाए तो ये एंजाइम यहां पे भी फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाली जगह जो है वो खाली रह गई। तो इसका मतलब ये एंजाइम इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता। इस एंजाइम की पोजीशन क्या बन रही है? इस एंजाइम की पोजीशन जो है वो हमें ये नजर आती है कि यहां पर आकर बाइंड कर जाए। इसी तरह से इस एंजाइम की हमें पोजीशन जो है वो नजर आ रही है कि ये एंजाइम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि यहाँ बाइंड करेगा, और ये एंजाइम कुछ इस तरह से है कि ये यहाँ आकर बाइंड करेगा। तो आप देखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट है अगर, तो ये एंजाइम डेफिनेटली जो है वो अमाइलेज का एंजाइम होगा। ये एंजाइम नंबर 2 प्रोटीएज एंजाइम होगा, और नंबर 3 ये जो एंजाइम है ये लाइपेज एंजाइम। तो आई गेस आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं कहूं अमाइलेज जाए और जाकर इस सबस्ट्रेट यानी कि नंबर 3 फैट्स से जाकर बाइंड कर ले, तो ये फैट्स के साथ बाइंडिंग नहीं कर सकता। मैं कहूं कि ये प्रोटीन्स के साथ आकर बाइंड करे तो ये प्रोटीन के साथ भी बाइंडिंग नहीं करेगा, ये बाइंडिंग करेगा तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, बिकॉज इट हैज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। इसका एक मखसूस स्ट्रक्चर है और ये उस मखसूस स्ट्रक्चर के अंदर जाकर ही बाइंड होगा। इसके अलावा इसके पास कोई दूसरी जगह नहीं है जहां पर ये जाकर बाइंड कर सके। तो याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल ऑफ दैट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक को हम दूसरे अल्फाज में पर्टिकुलर कहते हैं। तो ऑल ऑफ द एंजाइम्स आर पर्टिकुलर इन नेचर, यानी कि एक एंजाइम एक ही जगह पर आकर जो है वो बाइंड करेगा। Active sites are the spaces. Let's suppose this is the structure of an enzyme. ये किसी एंजाइम का स्ट्रक्चर है। अब इस एंजाइम के स्ट्रक्चर में आपको ये जो जगह खाली नजर आ रही है, that space is called as the active site. इस जगह को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। इसी तरह से सपोज करते हैं एक एंजाइम है और उस एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि इसमें 2 स्पेसेस खाली हैं। सो द फर्स्ट स्पेस विल बी डेफिनेटली कॉल्ड एज द एक्टिव साइट, इसे आप एक्टिव साइट का नाम देंगे। और दूसरी ये जो जगह खाली हमें नजर आ रही है, इस खाली जगह को हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट का। एलोस्टेरिक साइट क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड में मजीद डिटेल में बात करेंगे। सो एक्टिव साइट्स आर द स्पेसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। दे हैव फॉर फीडबैक रिस्पॉन्स, इनका एक मखसूस रिस्पॉन्स होता है, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड फीडबैक रिस्पॉन्स। फर्ज करो आपने कार्बोहाइड्रेट्स जो इस्तेमाल किए थे अपनी डाइट में, वो कार्बोहाइड्रेट्स है 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए सपोज करते हैं हमें 10 एंजाइम्स की जरूरत है। मतलब ये कि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो कि डाइजेस्ट होना है हमारी बॉडी में और करेगा सलाइवरी अमाइलेज, इसको डाइजेस्ट करने के लिए 10
एंजाइम्स हमें चाहिए। अब ये 10 एंजाइम्स किस तरह से रिलीज होंगे, इसका कुछ खास एक मैकेनिज्म होता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और नर्वस सिस्टम से जो है वो पार्टिकुलर साइट से, यानी कि जहां पर एंजाइम मौजूद है उस पार्टिकुलर साइट से ये एंजाइम जो है वो रिलीज होगा। अब ये जो पार्टिकुलर साइट से एंजाइम रिलीज हुआ है, तो ये कितना एंजाइम होना चाहिए था, ये एंजाइम्स की तादाद होनी चाहिए थी 10। तो ये एंजाइम एट अ टाइम 10 रिलीज नहीं होंगे, पहले एक एंजाइम आएगा, फिर दूसरा एंजाइम आएगा, फिर तीसरा एंजाइम, इस तरह से आहिस्ता 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 ग्रेजुअली इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होते होते 10 तक चली जाएगी। 10 पर आने के बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है, यानी कि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को ये से डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये 10 एंजाइम्स हमारी बॉडी को कैसे पता चले कि 10 एंजाइम्स की ही जरूरत थी? दिस मैकेनिज्म, दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड फीडबैक रिस्पॉन्स। तो ना तो ये 10 से ज्यादा एंजाइम्स हमारी बॉडी रिलीज करेगी और ना ही 10 से कम एंजाइम्स हमारी बॉडी रिलीज करती है। सो फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी फीडबैक रिस्पॉन्स इज प्रेजेंट। एंजाइम्स कैन ब्रेक 100 and thousands मॉलिक्यूल इन अ सेकेंड। इतनी तादाद में ये एक वक्त में डाइजेस्ट कर सकता है। एंड furthermore, coenzyme constitute about 1% of the enzyme molecule। coenzyme की तादाद या कंपोजिशन जो है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में तकरीबन 1% होती है। इसका क्या मतलब है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर करता हूँ। बिफोर मूविंग अहेड, हमें ये पता होना चाहिए कि एंजाइम्स के यूजेस क्या होते हैं। सो फर्स्ट वन इज अ पेपर इंडस्ट्री। हम पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं टू गेट सेलुलोज। ये बात याद रखिएगा, मैं हमेशा अपने लेक्चर में आपको बताता हूं कि वेन एवर अ वर्ड हैज अ सफिक्स ओस, इट्स मीन इट रेफर्स टू द कार्बोहाइड्रेट फैमिली। तो इसका मतलब ये कोई कार्बोहाइड्रेट फैमिली है। कार्बोहाइड्रेट फैमिली से क्या मुराद है कि ये ओस जो है कार्बोहाइड्रेट से ताल्लुक रखता है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से फ्रक्टोज, इसी तरह से हम कह सकते हैं माल्टोज, इसी तरह से लैक्टोज, इसी तरह से गैलेक्टोज। ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली वॉट कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट। तो अगर सेलुलोज की टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इट्स मीन वॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट। तो मैं दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकता हूँ कि पेपर इंडस्ट्री में हम एंजाइम से इस्तेमाल करते हैं टू गेट कार्बोहाइड्रेट्स फॉर पेपर मेकिंग। पेपर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या सेलुलोज के तौर पे हम इसको सेलुलोज हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फूड इंडस्ट्री में हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, पिज्ज़ा बनाने के लिए और दूसरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ब्रोइंग इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम शुगर को जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकें। एंड दीज अल्कोहल्स आर मोस्टली जो है ये जो अल्कोहल्स होते हैं ये होते हैं मेथनॉल, जिसे हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसी तरह से दूसरी फॉर्म में इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल होता है, जिन्हें हम कॉमनली इस्तेमाल भी करते हैं। इसी तरह से बायो डिटर्जेंट्स के तौर पे भी हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। और किस लिए एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं हम? टू रिमूव दैट वेरियस टाइप ऑफ स्टेन्स। कुछ मखसूस जो स्टेन्स होते हैं उसे रिमूव करने के लिए भी एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लासिफिकेशन की हम बात करें, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एंजाइम्स को हम कितनी क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड करने वाले हैं। तो क्लासेस की अगर हम बात करें तो इससे पहले ये समझ लो कि हम एंजाइम्स को जो है वो दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये दो तरीके क्या हो सकते हैं? द फर्स्ट, एंजाइम्स में बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी तरह से एंजाइम्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी क्लासिफाई कर सकते हैं। फंक्शन से मुराद ये है कि एक पार्टिकुलर एंजाइम पार्टिकुलर काम क्या कर रहा है। तो ये तो बहरहाल बात की बात है, फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि हम इसे मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं। Mainly there are two types of enzymes. The first one is the pure enzyme and the second one is the conjugated enzyme. पहला एंजाइम वो जो कि टोटल 100%, यानी कि उसके अंदर कोई आप समझ लीजिए कि इम्प्योरिटीज नहीं है, कोई उसके अंदर दूसरा कंपाउंड शामिल नहीं है, कोई उसके अंदर दूसरी प्रोडक्ट शामिल नहीं है। And this type of enzymes
are called as the pure or simple enzyme. इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं, ये तमाम एंजाइम जो है ये प्योर या सिंपल एंजाइम कहलाते हैं. इनकी एग्जांपल्स क्या है? इनकी एग्जांपल्स है सलाइवरी अमाइलेज. जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल, सलाइवरी अमाइलेज इज पार्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. पेप्सिन हमारी बॉडी में मौजूद है स्टमक के अंदर. दूसरी टाइप के एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बात करें तो दे आर कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स एंड मे कंटेन अ नॉन प्रोटीन पार्ट. इनके पास एंजाइम की बॉडीज में प्रोटीन के बाद एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है. और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है कोई नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब वो पार्ट जो प्रोटीन का नहीं बना हुआ. तो इसे आसान अल्फाज में इस तरह से समझते हैं कि वो पार्ट जो प्रोटीन का बना होता है दैट इज कॉल्ड एंजाइम, और वो पार्ट जो नॉन प्रोटीन का होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है. दिस नॉन प्रोटीन पार्ट मे बी डीएनए, मे बी आरएनए, मे बी एनी अदर कंपाउंड और एनी बायोमोलिक्यूल. तो ये एंजाइम्स इन मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें एग्जिस्ट करते हैं. अब अगर हम इस एंजाइम की पिक्चर जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्लूइश कलर में जो नजर आ रहा है दैट इज द एंजाइम, और इसमें जो खाली जगह हमें नजर आ रही है दीज स्पेसिंग्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द एक्टिव साइट्स. इन्हें हम एक्टिव साइट्स का नाम दे रहे हैं. एंड दीज एक्टिव साइट्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट. यहाँ पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा. और ये सबस्ट्रेट क्या होगा? ये सबस्ट्रेट अगर फूड की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट या लिपिड्स हो सकते हैं. ये वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है. इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ एपो एंजाइम अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर में जितना ब्लूइश कलर नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपो एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन का बना हुआ है. लेकिन इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, एंड दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप. इसी तरह से ये स्ट्रक्चर प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा. इसी तरह से ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है. ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है. बाकी जितना नजर आ रहा है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम, क्योंकि ये तमाम का तमाम बना हुआ है प्रोटीन का. मोड ऑफ एक्शन, काम कैसे करता है एंजाइम? सो द एक्शन ऑफ एंजाइम डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर. एंजाइम का काम करने का तरीका जो है वो डिपेंड करता है उसके 3D स्ट्रक्चर पे. जैसे हमने बात की ना कि एंजाइम का एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, दैट सपोज ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है और इसके पास एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट आके जो कि इस शक्ल का होगा वो ही आकर अटैच हो सकता है. यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्ट्रक्चर तो सेम नहीं है भाई, इसको घुमा के हम सीधा कर सकते हैं तो ये रोटेट हो जाएगा, लगेगा ये आकर इसी जगह पे. इसी तरह से कोई और शेप अगर हम ड्रॉ करें तो ये रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें रेक्टेंगुलर सबस्ट्रेट ही आकर बाइंड होगा. तो एंजाइम हैज अ पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर, एक मखसूस स्ट्रक्चर है उसके पास. इट हैज सम डिप्रेशन. डिप्रेशन का मतलब इसको कोई स्ट्रेस नहीं होता. डिप्रेशन का मतलब ये है कि इसके पास ये जो जगह खाली है दैट स्पेसिंग्स आर कॉल्ड एज द डिप्रेशंस. और पिच ये किस लिए है? फॉर अ सबस्ट्रेट टू फिट इन, ताकि यहां पर आके कोई सबस्ट्रेट फिट हो जाए. एंड दीज स्पेसिंग्स, ये जो खाली जगह हैं, दीज स्पेसिंग्स आर कॉल्ड एज द एक्टिव साइट. इन्हें हम नाम देते हैं कि ये एक्टिव साइट्स हैं. ये बात ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर एक एंजाइम के पास एक से ज्यादा स्पेस है, ये एंजाइम है. अब इसके पास दो जगह जो है वो खाली है. यहां पर आकर एंजाइम बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और यहां पर ये जो जगह है इससे हम नाम देते हैं कि ये रीजन, ये पार्टिकुलर जगह, ये खास मखसूस एरिया एक्टिव साइट. इस एक्टिव साइट के बाद जितनी भी जगह खाली होंगी आप उसे नाम देंगे कि सर दिस इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट. ये एलोस्टेरिक साइट है. सो दिस इज हाउ द एंजाइम वर्क्स. एंजाइम इस तरह से काम करता है.
थ्योरीज, इस बात को किस तरह से प्रपोज किया गया, किस तरह से साबित किया गया? फर्स्ट एवर साइंटिस्ट इज द एमएल फिशर, जिन्होंने की एंड लॉक मॉडल जो है वो प्रपोज किया। की एंड लॉक मॉडल क्या है? की एंड लॉक मॉडल ये है कि जितने भी एंजाइम्स हैं, ये जितने भी सबस्ट्रेट हैं, उन सब के लिए एक मखसूस जगह है बाइंड होने के लिए। द की एंड लॉक मॉडल बेसिकली was proposed by the Fisher, but it was modified by the two scientists Paul Felder and D.D. Woods. इन्होंने, इन दोनों साइंसदानों ने इसे मजीद मॉडिफाई किया। तो आज हमारे पास ये जो पिक्चर नजर आ रही है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ की एंड लॉक मॉडल। ये मॉडिफिकेशन है, जैसे फिशर ने प्रपोज की थी वैसे थ्योरी हमारे पास मौजूद नहीं है। कहते क्या है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज अ डिस्टिंक्ट शेप, कि एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है, ये जो एक्टिव साइट है, इसकी एक मखसूस शक्ल है। क्यों है? इट्स अलाउज फ्यू सबस्ट्रेट टू फिट इन, ये अलाउ करती है मखसूस सबस्ट्रेट को टू फिट इन, कि वो इस जगह पर आकर बाइंड कर जाए। किस तरह से? लाइक अ पर्टिकुलर लॉक, जिस तरह से खास किस्म का लॉक होता है, या जितने भी लॉक होते हैं, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लॉक हैज अ पर्टिकुलर की। इनके पास एक पर्टिकुलर की होती है जिसके जरिए एंजाइम्स बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ और रिएक्शन करता है। और करेगा क्या? एंजाइम ब्रेक द सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक करता है इस तरह से। की एंड लॉक मॉडल है क्या? इस तरह से आकर इस खास जगह के अंदर ये जो एंजाइम हमें नजर आ रहा है, इस एंजाइम के साथ बाइंडिंग करेगा कौन? ये जो पार्टिकुलर सबस्ट्रेट, इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पार्टिकुलर सबस्ट्रेट आकर इस जगह पे बाइंड करेगा। सो दिस विल हाउ द की एंड लॉक मॉडल और सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो द थ्योरी इज कॉल्ड की एंड लॉक मॉडल। दूसरी जो थ्योरी है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, which was proposed by another scientist whose name is Koshland. कॉस्टलैंड ने भी वही बात की, थोड़ा सा इसमें मजीद मॉडिफिकेशन कर दिया। कह रहे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, ये हमें पता है। द बाइंडिंग इंड्यूस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, ये कह रहे हैं कि जब सबस्ट्रेट आकर इस खास जगह पे बाइंड हो जाएगा तो बाइंडिंग के बाद इसके एंजाइम में कुछ चेंज आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कॉनिकल स्ट्रक्चर बन गया, एंगुलर स्ट्रक्चर बन गया। और जब तक इसके पास ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा, ये स्ट्रक्चर इसी तरह था, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद ये वापस अपनी फॉर्म में आ गया। एंड व्हाई दिस चेंज इज रिक्वायर्ड? ड्यू टू दिस चेंज एंजाइम एक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट, एंजाइम प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करवाता है। तो अगर हम देखें सबस्ट्रेट, इस एंजाइम में सबस्ट्रेट इज एंटरिंग इनटू द एक्टिव साइट, ये सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट से बाइंड हो रहा है। बाइंड होने के बाद इट मे कॉज द चेंजेस इन द शेप ऑफ द एंजाइम, यानी कि जो सबस्ट्रेट आया था उसने इसकी शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। नाम आपको पता होना चाहिए, दिस लेवल इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है? जब एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। ये प्रोडक्ट हमारे पास अलहदा हो जाएगी और दूसरी प्रोडक्ट जो है वो ये हमारे पास अलहदा हो गई। ये फॉर्मेशन होने के बाद जब ये दो प्रोडक्ट्स, दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ से रिलीज आउट हो जाती है और एंजाइम वापस अपने पुराने स्ट्रक्चर में आ जाता है। दिस इज अबाउट इंड्यूस्ड फिट मॉडल। Now we need to talk about the factors which affect the enzyme activity. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासिर करेंगे? तो फर्स्ट वन इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कह रहे हैं कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अगर तुम बढ़ा दोगे तो बढ़ाने के नतीजे में क्या होगा? जो भी आपके एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी। सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टार्ट करते वक्त लेक्चर कि कार्बोहाइड्रेट आपने इस्तेमाल किया है 100 ग्राम,
इस 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए मिसाल के तौर पे हमें 10 एंजाइम्स की ज़रूरत है। अब वो कौन से एंजाइम्स है? वो स्लाइडिया माइलेज। अब अगर मैं इस कंसंट्रेशन को 100 ग्राम से बढ़ा के 200 ग्राम कर देता हूँ, ये बेसिकली क्या हुआ? इंक्रीज हुई है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ाओगे तो एंजाइम को भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से इसकी कंसंट्रेशन तुम 1000 ग्राम कर दोगे तो इस एंजाइम की तादाद भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, हमें एंजाइम की कंसंट्रेशन को भी बेटे इंक्रीज करना पड़ता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है, बट अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, अप टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि आप एंजाइम्स के टेम्परेचर को, जो एंजाइम काम कर रहा था 40 डिग्री सेल्सियस पे, जो काम कर रहा था 37 डिग्री सेल्सियस पे, तुम कह रहे हो कि मुझे इसकी एक्टिविटी ज़्यादा चाहिए तो इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाता हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर वो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो पार्टिकुलर एक लिमिट है इस इंक्रीज लेवल की। सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम कहाँ पे परफॉर्म करता है? विच इज एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर हम कहें तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की, एंड दैट नॉर्मल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर जो एंजाइम है हमारी बॉडी में सही तरह से काम करता है या मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है। जैसे बात मैं अभी कर रहा था, दे आर हाईली एक्टिव एट 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पे ये बहुत ज्यादा तेजी से काम करेंगे, और अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ाकर 100 डिग्री पे ले जाएं तो एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो, या एंजाइम ही जो है बेसिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंजाइम्स के लिए एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए काम करने के लिए। अब जैसे अगर हम देखें तो जितने भी एंजाइम्स हैं, लेट्स सपोज पेप्सिन वर्क्स एट अ लो पीएच। पेप्सिन वो एंजाइम है जो कि हमारी स्टमक में मौजूद है और डाइजेशन का मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहा है। ये लो पीएच पे काम करता है, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट में, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट पे काम करता है। इसी तरह से एक और एंजाइम है ट्रिप्सिन विच वर्क्स एट हाई पीएच, यानी कि ये बेसिक पीएच के ऊपर जो है ये काम करता है। तो जितने भी एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, दे हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीएच। कुछ एसिडिक पे काम करेंगे, कुछ बेसिक पे काम करेंगे, कुछ इस तरह से न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं जो कि 7.4 है। If you talk about water, तो एंजाइम एक्टिविटी इज यूजुअली मैक्सिमम अप टू द लिमिट। अगेन एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप कंसंट्रेशन बढ़ा दो किस चीज की, अगर हम डाइल्यूशन ऑफ एंजाइम्स करें। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम क्या है? बार बार बात हो रही है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स जितने भी हैं वो स्पेसिफिक हैं। देयरफॉर अ पार्टिकुलर एंजाइम कैन ओनली बाइंड टू इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, कि एक एंजाइम एक ही जगह पे जाके जो है वो बाइंडिंग कर सकता है। एंड इट इज ऑल ड्यू टू इट्स एक्टिव साइट, वो इसकी एक्टिव साइट की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएसेस आर द एंजाइम्स व्हिच कैटालाइजेस द प्रोटीन्स। प्रोटीएसेस वो एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। लाइपेसेस वो एंजाइम है जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। So it's mean what? The enzymes are bond specific. Enzyme bonding की वजह से specific है. So lipase can act as an ester bond in lipids and fat substances.